वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले वाले सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आइए आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उससे जो ऑनवर्ड टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर भी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ये स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में होता है और दो टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस तस्वीर को गौर से देखें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे येलो गोल्डन कलर के राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो जिस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कहलाता है और प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। और जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है। तो असल बात ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बाज़ औक़ात बाहर से केमिकल सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आते हैं और दे हैव टू मूव ऑल द वे इनटू द न्यूक्लियस और वाइस वर्सा, that some kind of chemicals, particularly toxic substances, want to get rid of it from the cell. So they will come from the nucleus into the cytoplasm and simultaneously from cytoplasm to the outside of the cell. तो ये एक ऐसा पाथवे है जो सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है। तो इसकी सहूलत ये है, मैं आपको दूसरी मिसाल से एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ़ यू आर लिविंग इन मीरपुर ख़ास एंड यू हैव टू फ्लाई टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम कराची एयरपोर्ट, तो मीरपुर ख़ास से कराची एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए यू हैव टू क्रॉस हैदराबाद। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और हैदराबाद से निकलने के दो रास्ते हैं, सिटी सेंटर और बाईपास, तो आप कौन सा राउट इस्तेमाल करेंगे? ऑफ कोर्स आप बाईपास से जाएंगे क्योंकि सिटी सेंटर से अगर आप गुजरेंगे तो आपको देर हो जाएगी, शायद आप अपने टारगेट तक ना पहुंचे। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस सेल के अंदर दाखिल होते हैं और न्यूक्लियस में रिक्वायर्ड होते हैं या न्यूक्लियस से खारिज होना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन किस्म का रास्ता है। इसे रेटिकुलम इसलिए क्या कहा जाता है कि दे आर नॉट स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ख़त्म होता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर सेल मेम्ब्रेन पे ये ख़त्म होता है। और ये एक ऐसा रफ़ एंड टफ पाथवे है जहाँ से केमिकल्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ रफ़ एंड टफ पाथवे। ओवर हियर यू कैन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज़ न्यूक्लियस along with the nucleopores, and this is nuclear membrane, and this is endoplasmic reticulum. One end of endoplasmic reticulum is attached with the nuclear membrane, the other one will be attached with the cell membrane. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाता है और इसकी कंपोजिशन होती है लिपोप्रोटीन के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से। इन चैप्टर 2 वी स्टडीड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इन विच आई डिस्क्राइब दैट इफ मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट नेचर, तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होंगे और उनकी डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन नहीं होती, कॉन्जुगेशन होती है। सो इफ लिपिड मॉलिक्यूल इज कॉन्जुगेटिंग विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल, दैट इज अ लिपोप्रोटीन इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। एज आई जस्ट एक्सप्लेन कि इसकी दो टाइप्स होती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहते हैं जिस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। फैट सेल्स में, मसल सेल्स में और लिवर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। प्रोटीन मेकिंग सेल्स
सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है। तो एक ही सेल में दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकते हैं और बाद सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ नहीं होता। तो ये और बाद में रफ होता है, स्मूथ नहीं होता। Let us now talk about the functions of endoplasmic reticulum. You see, in your skin cells, the endoplasmic reticulum converts cholesterol into vitamin D, and then this vitamin D is supplied to the bones and it makes your bones strong. It keeps your bones strong. अगर इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और वो बचपन से है तो बच्चे को रिकेट्शिया की बीमारी होगी। इंटर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में सपोर्ट एंड लोकोमोशन में जो बोन्स के प्रॉब्लम्स है उसमें रिकेट्शिया का जिक्र है, वहाँ ज़्यादा तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन विटामिन डी आपके बोन्स को स्ट्रांग रखती है। नेक्स्ट फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू द राइबोसोम। हियर यू कैन सी, ये जो ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है पूरे का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम उसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी to the ribosome to get attached with it. Next point, endoplasmic reticulum is working as a pathway for the import and export of chemical substances. Sometimes cell requires chemical substances, तो ये बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ये import होगी। Sometime कोई डेब्रिस मटेरियल है सेल से बाहर निकलना, उसके लिए ज़रूरी है सेल के लिए, तो ये अमल एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो केमिकल्स का अंदर जाना या सेल से बाहर निकलना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहलाता है और ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए पॉसिबल है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में, जिसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, इसमें इनडायरेक्ट हेल्प करता है। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री आपकी जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, तो प्रोटीन बनाने का काम तो राइबोसोम्स का है, लेकिन फ़कत वो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लेटफॉर्म से अटैच होते हैं। तो इनडायरेक्टली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर थ्रू ट्रेन, तो आपको ले तो जाएगी ट्रेन, लेकिन हैदराबाद के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म उसमें इनडायरेक्ट आपकी हेल्प करेगा क्योंकि वहीं आके रेल रुकती है और आप चढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट हेल्प एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है और प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली राइबोसोम्स का काम है। आखिरी फंक्शन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डेब्रिस मटेरियल। यू सी, एवरी डे whenever biological activities are taking place in the cell, in the end some debris material is always produced. For example, आप पानी पीते हैं तो आपको पेशाब आता है, आप खाते हैं तो उसकी भी एक एंड प्रोडक्ट है जो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल में पैदा होते हैं और वो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड। तो यहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बाउडीन ट्राइब है। अफ्रीका में मोस्ट ऑफ द वुमेन कवर देयर बॉडी विद व्हील, रिजल्टिंग डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इनटू देयर बॉडी and their bones do not grow as healthy as they should have been. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेडिकली बड़ा इंपॉर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच आई एम टीचिंग नाउ, इसके मैं 3 नाम लूँगा, माइटोकॉन्ड्रियोन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड कॉन्ड्रियोसोम्स। नाउ अगर स्क्रीन पे देखें आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रही है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियोन कहलाएगी।
सिंगुलर के लिए माइटोकॉन्ड्रियन का टर्म इस्तेमाल होगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और इसे कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और बैक्टीरियल सेल अपने सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर बनाता है मीसोसोम, जो चैप्टर 6 में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। उस मीसोसोम से ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये मौजूद नहीं होता। तो इसकी ये बैरूनी मेम्ब्रेन है, ये इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन है। ये इसके अंदर जो फोल्ड पड़े हुए हैं दे आर नेम्ड एज ए क्रिस्टी, और इसके अंदर फिल्ड होता है जो मैट्रिक्स कहलाता है, जहाँ पर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स को NAD और FAD एंजाइम के ज़रिए रिस्पायर किया जाता है। और जब ये तीनों मॉलिक्यूल रिस्पायर होते हैं तो ATP की फॉर्मेशन होती है, और ATP सेल का पावर है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम? जस्ट इन 1.5 लाइन आंसर इज वेरी सिंपल कि कॉम्बिनेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये जमा की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम। नाउ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद इट इज नेवर फिक्स, इट मे बी 10, इट मे बी अप टू 20। कम क्यों है और ज़्यादा क्यों है, इसका दारोमदार इस बात पे है कि व्हाट काइंड ऑफ सेल ऑफ द बॉडी इट इज़। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दिल के कार्डियक सेल्स हैं तो दिल बॉडी का वो ऑर्गन है जो रिदमेटिक तरीके से नॉन स्टॉप काम करता है, और कार्डियक सेल्स ऑफ द हार्ट रिक्वायर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द अदर सेल्स। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, and for production of more energy more mitochondria may be required। तो जिन सेल्स की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती they get little amount of mitochondria within the cytoplasm, और जिनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सेल एक्टिविटी के हिसाब से ज़्यादा काम करता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर बीन शेप, आर किडनी शेप, और सेल में ये हमेशा मोशन में रहते हैं। यू सी दे आर फ्लोटिंग इन दी साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म। यू नो सेल के अंदर पानी है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सबको मिलाओ तो एक तरह का मिक्सचर बनता है विच इज कॉल्ड साइटोसोल। और साइटोसोल is always revolving around the nucleus in anti-clockwise fashion। तो इस सेल के जो ऑर्गेनेल हैं उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया साकिन नहीं होता, ये हमेशा सेल में चलता रहता है, साइक्लोसिस के अंदर होता है, तो ये चलता रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेंटर ऑफ रिस्पायरेशन ऑफ द सेल। गलत फहमी में कुछ बच्चे रिस्पायरेशन को सांस लेना समझते हैं। रिस्पायरेशन निकला है टू रिस्पायर से, और टू रिस्पायर का मतलब होता है टू बर्न। यानी आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को ले आएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया उन तीनों को बर्न करेगा, रिस्पायर करेगा। और जब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स रिस्पायर होते हैं तो सेल के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP का रिच एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, जिस पे सेल अपनी डेली एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो सेल का रिस्पायरेशन सेंटर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सवाल ये भी हो सकता है कि वाई ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स नेसेसरली गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर इज वेरी सिंपल कि इन तीनों मोनोमर्स को मेटाबोलाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं
NAD और FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिमिडीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। दैट इज वाई ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स हैव टू कम हियर इन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन। स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के जो फोल्ड हैं ये क्रिस्टी कहलाते हैं, उसमें फ्लूइड भरा होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है, और क्रिस्टी के अंदर ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स जब आते हैं तो ये मेटाबोलाइज होते हैं और इनकी मेटाबोलाइजेशन से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। और एटीपी सेल का पावर है, सेल की एनर्जी है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो यू सेंड all these glucose amino acid and fatty acid into the mitochondria, and then oxygen will come into the mitochondria. Oxygen will oxidize these molecules and ATP will be generated, which is a high energy molecule. Now something special about mitochondria is that mitochondria has its own DNA. एक लेमैन अप्रोच ये है कि डीएनए इज ऑलवेज फाउंड इन द क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो अमूमन स्टूडेंट्स का ये जवाब होता है कि डीएनए न्यूक्लियस में होता है, विच इज रॉन्ग। दो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें अपना डीएनए होता है, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स जो प्लांट सेल में होता है उसमें भी अपना डीएनए होता है। और ये दोनों यानी क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। तो ये मानना कि डीएनए इज ओनली प्रेजेंट इन क्रोमोसोम ये गलत है। जो डीएनए क्रोमोसोम में होता है उसे क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, और जो डीएनए क्रोमोसोम से बाहर होता है उसे प्लाज्मिड डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। तो you should make yourself clear कि DNA is always found in the nucleus. No, it's not like that. Number 2, mitochondria are missing in the sperm cell. This statement is also wrong. sperm cell के 3 पार्ट्स होते हैं। इसका हेड होता है, ये इसका मिडिल पीस जिसको आप नेक कह सकते हैं, और ये इसका टेल है। तो जब ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और फिर ये हेड जो है वो ओवम में पेनिट्रेट हो जाता है विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मेल साइड, और ये जब फीमेल के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जाके फर्टिलाइज होगा तो जायगोट बनेगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म आएगा। तो स्पर्म सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में चूंकि हेड रोल प्ले करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कट के बाहर निकल जाता है। तो मर्द की तरफ से जायगोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता, माँ की तरफ से आता है, इसलिए एवरी न्यू बॉर्न बेबी विल गेट माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम मदर, नॉट फ्रॉम फादर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय कोमिलो गोल्जाई, एन इटालियन साइंटिस्ट, way back in 1898, and the structure was named after his personal name, Comilo apparatus, Golgi apparatus, Golgi material, Golgi complex, and in case of plant cell and invertebrate cells, the Golgi bodies are called dictyosomes. So this is a cellular structure. Over here you can see Golgi apparatus. Let us take this structure out. तो ये Golgi apparatus है, और अगर ये प्लांट सेल होगा तो ये ज़्यादा होंगे, 10-15 होंगे उसमें, और अगर ये एनिमल सेल होगा तो Golgi बॉडीज़ जो हैं वो उसमें एक होगा। सेल का इंतहाई अहम स्ट्रक्चर है ये। हम आपको सेल का एक पार्ट दिखा रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है विथ मेम्ब्रेन पोर्स, और ये Golgi बॉडीज़ हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस है जिसका न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है। तो Golgi बॉडीज़ जो हैं
प्लांट सेल के अंदर ये देखें एक और तस्वीर, इन दिस केस दोज ग्रीन कलर आर द गोल्जी बॉडीज एंड दिस इज जस्ट वन गोल्जी बॉडी इन द सेल। तो ये एक्चुअली एनिमल सेल है क्योंकि इसमें सेल वाल नहीं है। और दूसरी बात ये देखें कि यहाँ पे लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते। प्लांट्स, ये एनिमल सेल की पहचान है। प्लांट सेल अपने लाइसोसोम का काम अपनी वैक्यूल से लेते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर जब हम वैक्यूल पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। सो दिस इज गोल्जी बॉडीज। प्लांट सेल में ये अलग काम करते हैं और एनिमल सेल में अलग काम करते हैं। सो गोल्जी बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898 और इसको प्लांट सेल में डिक्टायोसोम कहा जाएगा, या इन्वर्टिब्रेट जो बैकबोन के बगैर जानवर होते हैं इनमें भी इनको डिक्टायोसोम कहा जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। एनिमल सेल में वन इन एनिमल सेल होता है, यानी एक गोल्जी बॉडी एनिमल सेल में होता है, और अगर प्लांट सेल है तो उसमें एक से ज़्यादा होते हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग एट द प्लांट सेल एंड यू हैव नॉट बीन टोल्ड ऑलरेडी कि व्हाट काइंड ऑफ सेल यू आर लुकिंग एट, तो उसमें अगर गोल्जी बॉडीज ज़्यादा नज़र आएँ तो आप खुद ही कह उठें कि ये प्लांट सेल है। और अगर उसमें यू आर कैपेबल टू सी जस्ट वन गोल्जी बॉडी तो दैट इज एनिमल सेल। I already told you that in plant cell, Golgi bodies are responsible to synthesize the cell wall of every newborn cell of the plant, or in animal cell, they are responsible to synthesize the lysosome. अब दिलचस्प बात यह है कि ना तो सेल वॉल यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है चूँकि किंगडम एनिमेलिया में नहीं होता, और ना ही लाइसोसोम यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है क्योंकि किंगडम प्लांटी में नहीं होते। तो सेल वॉल और लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज इसको बनाते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, लाइसोसोम। स्टूडेंट्स, लाइसोसोम जो है ये भी सेल का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लांट सेल्स में नहीं होते। स्क्रीन पे माइटोकॉन्ड्रिया के करीब जो स्ट्रक्चर आपको राउंडेड ये नज़र आ रहा है, ये लाइसोसोम है। ये दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अच्छा पहले ये बता दें कि लाइसोसोम करते क्या हैं। लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होती है। तो अगर सेल पे कोई माइक्रोबियल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम सिंथेसाइज करेंगे और लाइसोसोम लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से उस ऑर्गेनिज्म को जो सेल पे अटैक कर चुका है उसको किल करेंगे। तो एक्चुअली दे आर द डिफेंडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, सेल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो ये आपका सेल है और इसके अंदर ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। और लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को अगर अंदर से देखें तो इसमें एंजाइम्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया और एनी अदर ऑर्गेनिज्म दैट अटैक्स ऑन द सेल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लाइसोजाइम एंजाइम जो कि लाइसोसोम में होती है, इट डज नॉट ओनली हेल्प इन अटैकिंग द ऑर्गेनिजम्स एंड सेविंग द सेल, but it is responsible to help the single cellular protozoa in the digestion of food. अब आप पहचान गए होंगे कि ये अमीबा प्रोटियस है और इसको ये कोई जानदार नज़र आया है जो इसको खाना चाहता है। तो इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ किया और अंदर ये फूड को ले आया, तो ये इधर की सेल मेम्ब्रेन इसके साथ मिल जाएगी तो एक फूड वैक्यूल बन जाएगी। तो ये जो छोटा सा जानदार है फूड वैक्यूल के ज़रिए अंदर आएगा और अंदर आने के बाद
लाइसोसोम्स लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से इसको किल करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो एक्चुअली लाइसोसोम न सिर्फ जरासीमों को किल करने में हेल्प करता है, लेकिन डाइजेशन ऑफ फूड में भी ये बड़ी मदद करता है। आई एम शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, क्योंकि हमारे आइस के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम है। ये आप फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 में न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ योर सलाइवा। उसमें 95% पानी होता है। फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को पार्शली डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होती हैं, क्योंकि आपका जो ग़िज़ा होता है वो ज़्यादातर स्टार्च की शक्ल में होता है, और स्टार्च के नेवर बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द ग्लूकोज। इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज, एंड देन maltose is further converted into the glucose, and that happens in the duodenum part of the small intestine. तो आपके मुंह से कोई ग़िज़ा जा रही है तो अगर उसमें ग़िज़ाओं में जर्म्स होंगे तो लाइसोजाइम उनको किल करेगी, और अगर आइस की जगह से कोई जरासीम एंट्री मार रहा है तो यहाँ पर भी वो मारा जाएगा। तो गॉड अलमाइटी हैज़ गिवन लॉट ऑफ प्रोटेक्शन बाय द सपोर्ट ऑफ लाइसोसोम्स। नाउ ये जो लाइसोसोम्स हैं ये कभी कभी सुसाइड बैग्स या सुसाइड सैक्स भी कहलाते हैं। व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? दैट मीन्स के दे डिस्ट्रॉयज द सेल इन विच दे आर प्रेजेंट, यानी जिस सेल का इनको तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए ये उसी सेल को डैमेज कर देते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न बड़ा सिंपल है कि लाइसोसोम्स में अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होती है, इसी से ये भरे होते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम तो खैर होती ही है। तो लाइसोसोम्स में अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होती है। व्हेन इट इज एब्सेंट, जब दो एंजाइम की जगह एक एंजाइम होगी और दूसरी ये अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एब्सेंट होगी, तो व्हाट विल हैपन? लाइसोसोम में खाली जगह हो जाती है जिसमें ग्लाइकोजन पार्टिकल आके भर जाते हैं, और ग्लाइकोजन पार्टिकल एक्स्ट्रा हो जाएं तो ये बड़े हेवी पार्टिकल्स होते हैं, तो लाइसोसोम्स इन ग्लाइकोजन पार्टिकल्स की वजह से रप्चर हो जाते हैं, और जब ये रप्चर हो जाते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होती है और सेल में ये डिस्ट्रीब्यूट होकर सेल के तमाम स्ट्रक्चर्स को ख़त्म करेगी। इसको सेल ऑटोफेगी भी कहते हैं, यानी जिस सेल का तहफ़्फ़ुज़ करना था खुद उसी को खा लिया, और उस वक़्त लाइसोसोम्स नहीं कहलाते, ये सुसाइड बैग्स कहलाते हैं। नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस एसोसिएटेड विथ लाइसोसोम्स। नंबर 1 इज टैट्स डिजीज़। ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और पैदाशी तौर पर बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मफलूज रखता है। सच चिल्ड्रेन डू नॉट लिव लॉन्गर, तो अर्ली एज में इनकी डेथ हो जाती है। सेकंड होता है गाउचस डिजीज़। ये अमेरिका के अंदर हर 40,000 में से एक शख्स को ये गाउचस डिजीज़ है, और ये भी इनहेरिटेड डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपके जो सेरिब्रोसाइट्स हैं ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं इन सेल्स एंड सर्टेन ऑर्गन्स, तो इनकी ओवर अक्यूमुलेशन की वजह से इसी हमारे बॉडी में हर सेल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, न सिर्फ उनकी क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट होती है लेकिन उनकी क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का अगर एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हुआ तो पहले क्या करते थे, बस ब्लड चढ़ा देते थे। अब ये तरीका नहीं है। जिसका ब्लड लॉस हुआ है उसको ब्लड चढ़ाने से पहले उसमें जो मौजूदा खून है उसका स्टेटस देखो और डिसाइड करो कि ब्लड जो लॉस हुआ है तो उसके बाद व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द ब्लड, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्लाज्मा इन द ब्लड। तो जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आप लगवाएं। इट्स नॉट लाइक दिस कि आपको बस खून मिला और आपने लगा दिया, बिकॉज क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल। सो गाउचस डिजीज़ एक आम बीमारी नहीं है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइड का जो कंपाउंड है ये बोन्स के अंदर
और लंग्स के अंदर और लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर ये फॉर्म हो जाता है और इसकी वजह से इन ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। कैराबीज डिजीज इज अ डिजीज in which the myelin sheath around the nucleus is disappeared. So Karabe's disease में loss of myelin in neuron होता है। You know, neurons are a structural and functional unit of nervous system, and there are 3 types of neurons: sensory neuron, interneuron and motor neuron. तो मैं आपको myelin sheath समझाता हूँ कि क्या होती है। ये न्यूरॉन का हेड है जिसको साइटोन बोलते हैं, ये इसका एक्सोन है और ये एक्सोन टर्मिनल्स हैं। तो इस एक्सोन के बाहर माइलिन लिपिड की एक शीट होती है विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू द इंटरन्यूरॉन। तो अगर गाउचस डिजीज़ होगी तो इसमें ये माइलिन लिपिड नहीं होगा और इन केस अगर माइलिन लिपिड नहीं होगा तो दैट विल रिजल्ट इनटू जेनेटिक मेंटल डिसऑर्डर्स। और ये जो बच्चा जिसमें कैराबीज डिजीज़ होगी, दिस चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू एंजॉय ए लॉन्गर लाइफ। ज़िंदगी की तीसरी सालगिरह मनाने के लिए ये बच्चा अवेलेबल नहीं होगा। तो यू सी वेरी टाइनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम is responsible to produce a kind of diseases which are very disastrous in nature or that will not let you live beyond 10 years. तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल होती है। So students, Karabe's disease is actually enzymatic defect in which beta galactosidase enzyme जो है इसकी उसका प्रॉब्लम होता है and there is accumulation। accumulation का मतलब होता है जमा होना। तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइट्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं और माइलिन लिपिड जो है वो अराउंड द न्यूक्लियर जो न्यूरॉन्स हैं उसके एक्सॉन के बाहर ये ख़त्म हो जाती है और इसमें बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड कंडीशन में रहता है, यानी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा। इसमें ब्लड विजन होता है, बच्चा ब्लाइंड भी हो सकता है, बच्चा जो है बहरा भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि कैराबीज डिजीज़ फेटल है, यानी जानलेवा है और ये जान ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में, जैसे कि पहले साल में या दूसरे साल में बच्चे की जान चली जाएगी। अब जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये है प्लास्टिड्स और ये भी सेल का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड्स नहीं होती। प्लास्टिड्स खास करके पहचान होती हैं प्लांट सेल की, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसको हम अलजी कहते हैं, जिसका तस्करा हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो उसमें फिर हम आपको बताएंगे कि कुछ अलजी ऐसे हैं कि जिनमें प्लास्टिड्स होती हैं। तो प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल और मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं, यानी इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और दे आर नॉट फाउंड इन फंगल और एनिमल सेल, यानी प्लास्टिड्स ना तो एनिमल्स के सेल में होती है ना फंगस के सेल में होती हैं। और दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट plastids are green in color, chromoplast plastids are colorful, and leuco means no color, तो leucoplast plastids जो हैं वो कलरलेस होती हैं। आप जानते हैं कि WBC को भी ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। साइट्स माना सेल, ल्यूको माना नो कलर। तो WBC वाइट इन कलर होते तो वाइट इज नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ कलर। दिस इज chloroplast plastid. We will study a detailed structure and function of the chloroplast plastid in chapter number 11 of first year, that is bioenergetics. तो सेल के अंदर ये प्लास्टिड्स होती हैं which are rich in chlorophyll, और you know that chlorophyll is a color pigment which traps the sunlight, और ये पौधों को हेल्प करता है ताकि पौधे ग्लूकोज बना सकें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में।
So there are three type of plastids. Chloroplast plastid is shown in the middle. This is green in color. Leucoplast plastid is actually colorless plastid, and chromoplast plastid is the colorful plastid. Now let us read where those plastids are found. The chloroplast plastid is rich in chlorophyll and it helps in photosynthesis, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और आरएनए है, गोया ये भी सेल का सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। द ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स आर कलरलेस। ल्यूको सिंपली मीन्स नो कलर, तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स कलरलेस होती हैं। दे आर फाउंड इन द रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम, यानी पौधों के ऐसे पार्ट्स जो जियोट्रॉपिक होते हैं, फोटोट्रॉपिक नहीं होते, जियोट्रॉपिक होते। आप जानते हैं कि रूट इज जियोट्रॉपिक, इट ऑलवेज गो टुवर्ड्स द अर्थ, एंड स्टेम इज फोटोट्रॉपिक, इट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट। लेकिन कुछ रूट्स जियोट्रॉपिक नहीं होती। जब हम किंगडम प्लांटी में आएंगे तो पढ़ेंगे कि टैप रूट क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं, सबमर्ज्ड रूट्स क्या हैं। एवरी रूट इज नॉट इन द सॉइल। बाज रूट्स प्लांट के ब्रांचेस से वो नीचे की तरफ लटक रही होती है, तो ये वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट हैं, और कुछ स्टेम भी होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं। हालांकि स्टेम स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक स्टेम इज फोटोट्रॉपिक स्ट्रक्चर, रूट्स आर जियोट्रॉपिक स्ट्रक्चर। तो कुछ स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, हम कहते हैं मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। देखो अनयूजुअल चीज़ें हर जगह होती। मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 7 में अल्जी और प्लांट्स का डिफरेंस लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि अल्जी आर एक्वेटिक इन नेचर एंड प्लांट्स आर ऑल टेरेस्ट्रियल। हालांकि इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में हाइड्रोफाइट्स वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कि वाटर लिली और लोटस जो हैं ये हाइड्रोफाइट्स हैं। तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 में लिखा है कि प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल। इंटर के चैप्टर 1 में लिखा है कि 2 प्लांट्स एक्वेटिक भी हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं। तो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, उन्हें फिर अनयूजुअल तरीके से ही देखा जाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो स्टेम हो या चाहे रूट हो। और ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स आर आइडियल फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। अब इसको थोड़ा सा हम वाज़ेह करते हैं कि प्लांट सारा दिन फोटोसिंथेसिस करके इतना स्टार्च, इतना ग्लूकोज बनाता है कि वो सारा यूज़ नहीं कर पाता। तो फिर अगर जो बच जाता है ग्लूकोज, तो उसके मालिक्यूल्स की कंडेंसेशन करके उसे कन्वर्ट करता है स्टार्च में, और स्टार्च को ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड में स्टोर करता है। क्योंकि अगर कोई डिफ़िकल्ट आवर्स प्लांट की ज़िंदगी में आते हैं और किसी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ग्लूकोज नहीं बना सकता, तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड में जो स्टार्च है इसको हाइड्रोलाइज करेगा, तो इसमें से ग्लूकोज निकलेगा और ये ग्लूकोज जो प्लांट को सस्टेन करेगा, उसको सर्वाइवल में हेल्प देगा। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स डिफ़िकल्ट आवर्स के लिए एनर्जी स्टोर करने का काम करती हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे कुछ मशहूर अंडरग्राउंड स्टेम दिखा रहा हूँ, जिसमें प्याज है, जिसमें पोटैटो है। यहाँ पर आप शकरकंदी भी लिख लें, जिसको लाहौरी गाजर कहते हैं, उसको कहते हैं स्वीट पोटैटो, और ये जो हम रोज़ाना खानों में इस्तेमाल करते हैं ये पोटैटो है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। गार्लिक यानी लहसुन अंडरग्राउंड स्टेम है। ट्यूमरिक यानी हल्दी अंडरग्राउंड स्टेम है। और इसको तो आप जानते हैं, मेरे दिल के तो बहुत करीब है, अदरक की चाय में पीता हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये जिंजर यानी अदरक है। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं, और बड़े मतलब मेडिसिनली स्पीकिंग, जो आपकी जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं ईस्टर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे पौधे और इन पौधों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हिकमत के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं।
स्क्रीन पे आपको ऊपर स्टेम नज़र आ रहा है और नीचे रूट्स नज़र आ रही हैं। तो रूट्स आर फुल ऑफ, यानी रूट्स के जो सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड नहीं होगी, क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड नहीं होगी, उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होगी। द क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स आर कलरफुल और 2 केमिकल पिगमेंट्स हैं। एक्चुअली इनकी कुल तादाद तो खैर 5 है। ज़ेंथोफिल भी है, कैरोटीन भी है, फाइकोबियन भी है, फाइकोसाइनिन भी है, फाइकोएरिथ्रिन भी है। लेकिन जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसमें इनका जिक्र है कि क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड में ज़ेंथोफिल और कैरोटीन होते हैं और ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में मुख्तलिफ कलर को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स, यानी फल और जो आपके फ्लावर्स हैं उनके जो प्यारे प्यारे से रंग हैं वो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स की वजह से हैं। तो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कलर देते हैं, फ्लावर्स को, और ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स स्टोरेज के काम आती हैं और क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। व्हाट इज प्रोप्लास्टिड? प्रो का मतलब होता है पहले, यानी प्लास्टिड्स बनने से पहले। यू सी बिफोर क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एनी अदर प्लास्टिड इज मेड, तो पहले वो होता है प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड का मतलब होता है मेच्योर प्लास्टिड बनने से पहले। तो मेच्योर प्लास्टिड बनने से पहले प्लास्टिड से मेच्योर होती हैं एंड इमेच्योर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स, और बाद में वो मेच्योर हो जाती हैं तो वो या तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड बनेगी या क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड बनेगी या फिर वो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर तक हम तकरीबन चैप्टर 4 का 80% कवर कर चुके हैं। बाकी थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करेंगे। मैं आपसे एक और बात भी करना चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ये हमने बादल नाखास्ता शुरू की है, क्योंकि ऑन कैंपस टीचिंग का एक अपना इम्पैक्ट होता है और ऑनलाइन टीचिंग का एक अपना अलग से इम्पैक्ट होता है। बजाय इसके कि हम अपने तलबा और तालबात का टाइम वेस्ट करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट अनाउंस होगा उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा, आपके पास तैयारी का टाइम नहीं होगा, तो हमने मुनासिब समझा कि ऑनलाइन आपकी ये जो आपको पढ़ाया जाए और उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। हम स्क्रीन के ज़रिए, अपनी पीपीटीज़ के ज़रिए आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर इनमें से हम आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं, फिर उस प्रैक्टिस शीट को हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको वीकली टेस्ट देते हैं, फिर हम आपको वीकली टेस्ट भी एक्सप्लेन करते हैं। और अगर फिर भी आपके कंसेप्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं हो सकता है जानते बूझते नहीं, लेकिन इंसिडेंटली कोई पॉइंट हमसे रह भी जाए तो आप 1-on-1 जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारी क्लास होगी उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें।